सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेल। आज हमारी क्लास में स्टूडेंट जो सीखे हैं 15 दिन की एस्टिमेशन क्लास में, उसके बारे में उन्होंने क्या सीखा है, कैसे कैसे प्रोसेस उन्होंने एस्टिमेशन के रिगार्डिंग सीखी है, उसके बारे में आज वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे आकर के उन्होंने 15 दिन में जो कॉन्फिडेंस हासिल किया है एस्टिमेशन बनाने के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम लोग आज उनका प्रेजेंटेशन लाइव सुनेंगे दोस्तों। तो चलते हैं। फ्लोरिंग में आप लोग जब पीसीसी के बाद जो भी आइटम करते हैं, तो जैसे फिनिशिंग वर्क रहता है फ्लोरिंग के ऊपर, जो भी अपन डिज़ाइन या कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे टाइल्स लगाना, स्केटिंग लगाना, ये सब चीज़ें अपन फ्लोरिंग पे करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स हैं इसके अंदर अपना मटेरियल जो यूज़ करते हैं फ्लोरिंग, जैसे मार्बल लगा दिया, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगा दी, और सैंड स्टोन की लगा दिया, और जो कोटा स्टोन का लगा दिया। कोटा स्टोन बेसिकली आपको जनरली हर कहीं बिल्डिंग में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, ये वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है, और ज़्यादातर एक्सटीरियर वर्क के लिए अपन लोग लगाते हैं। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जो ये मिलता है ये राजस्थान में मिलता है। और फिर आता है मार्बल, हार्ड रहता है, साउंड रहता है, एंड डेंसिंगनेस रहता है, और फ्री रहता है ये क्रैक से, और इसका जो क्रिस्टलाइन इसका जो टेक्सचर है, आप क्रिस्टलाइन टेक्सचर का रहता है ये मार्बल, ठीक है। और ईजिली मार्केट में भी ये अपन को अवेलेबल है। और ये ग्रेनाइट है जो स्टेयरकेस पे देख रहे हैं। ग्रेनाइट का यूज़ जैसे किचन के जो स्लैब प्लेटफॉर्म होता है, जिसको सिल बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो डोर होते हैं उनके जो थ्रेशोल्ड होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये कि अपने जो एस्थेटिक अपीयरेंस को थोड़ा बढ़ा देता है अपने घर के। नेक्स्ट है सैंड स्टोन। जो सैंड स्टोन जो है ये अपन को धौलपुर और जैसलमेर के वहाँ से मिलता है। फिर इसके बाद आती है कि टाइल्स फ्लोरिंग होती है। एक विट्रीफाइड टाइल होती है और सेरेमिक टाइल होती है। विट्रीफाइड टाइल में भी दो टाइप की रहती है, एक मल्टी चार्ज रहती है जो टाइल, और एक सिंगली चार्ज रहती है, ठीक है। और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो वाटर ऑब्जेक्शन कम से कम करती है। ये आप लोग जानते हैं, इसको प्रोवाइड बेडरूम्स और हॉल्स वगैरह में प्रोवाइड करते हैं। और जो सेरेमिक टाइल जो होती है वो किचन वगैरह या फिर बाथरूम वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा वाटर एब्जॉर्प्शन करती है ज़्यादा। और इसकी जो भी क्वांटिटी अपन मेजर करते हैं यूनिट में, तो वो स्क्वायर मीटर में अपन लोग इसको मेजर करते हैं। इसकी पर्टिकुलर एक थिकनेस पे ये अपन को मार्केट से मिलती है, जैसे 600 mm इंटू 600 mm, ऐसे 300 mm इंटू 300 mm। जब भी जो वो टाइल्स जब अपन लगाते हैं तो उसको जो अपन बेड मोर्टार जो प्रोवाइड करते हैं वो 200 mm का अपन लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी टाइल्स को प्लेस्ड करते हैं फ्लोरिंग पे। और जो स्केटिंग लगाते हैं तो उसमें 12 mm का अपन लोग मोर्टार प्रोवाइड करते हैं। जैसे मतलब सीमेंट का वो एक टाइप से पेस्ट रहता है, वो उसको पहले वॉल अप्लाइड करके फिर उसको स्केटिंग अपन लोग लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डोर। मतलब लोकेशन के हिसाब से दो टाइप से वेस्ट होते हैं, जो एक्सटीरियर डोर होते हैं और इंटीरियर डोर होते हैं। एक्सटीरियर डोर जो बाहर के एटमॉस्फेयर और जो सनलाइट वगैरह इनको सबको झेल सके, इस टाइप का अपन लोग डोर प्रोवाइड करते हैं, जिनको एक्सटीरियर बोलते हैं, जिसमें पैनल डोर वगैरह इसमें आते हैं। और फिर डोर बेस्ड भी रहते हैं मटेरियल्स वगैरह पे, जैसे कि अपन वुडन डोर लगा रहे हैं, ग्लास डोर लगा रहे हैं, और स्टील डोर लगा रहे हैं, पीवीसी डोर लगा रहे हैं, एफआरवी डोर लगा रहे हैं, और एल्यूमिनियम ग्लास डोर होता है। ये सब मटेरियल पे डिपेंड भी करते हैं। डोर आता है इसमें डोर शटर भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं। ये फोल्डिंग डोर हो गया, स्लाइडिंग डोर हो गया, रिवॉल्विंग डोर हो गया। जो इन डोर शटर की जो यूनिट मेजरमेंट है वो अपन स्क्वायर मीटर में करते हैं, बिकॉज इसकी जो थिकनेस है वो फिक्स्ड रहती है अपने CPWD के DSR के हिसाब से, इसलिए अपन लोग स्क्वायर मीटर में लेते हैं, ठीक है। जो FRV डोर्स जो होते हैं उनको फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिसाइड डोर बोलते हैं।
ये ज़्यादातर आप लोग घरों में इनका मतलब मजबूत नहीं रहते, ये लेयर वाइज मशीन से पेस्ट करके ये बनाए जाते हैं। तो पैनल डोर रहते हैं, पैनल डोर कारपेंटर द्वारा बनाया जाता है। ये डोर अपन लोग एक्सटीरियर जो दरवाजे रहते हैं मजबूत सिक्योरिटी पर्पज से उसके लिए यूज़ करते हैं इस पैनल डोर को। पैनल डोर को ये बीच में जो दिए गए हैं ये इसको पैनल बोलते हैं। ये यहाँ पे जो दिए गए हैं ये ऊपर ये टॉप रेल है, इसको टॉप रेल बोलते हैं, ऊपर हेड फ्रेम है। फिर आता है फ्लश डोर। फ्लश डोर भी मतलब हाई स्टैंड ड्यूरेबिलिटी वाले जो ये डोर होते हैं। और फिर पीवीसी पॉलीविनाइल जो डोर रहते हैं पीवीसी के जो, तो वो एक टाइप से वो एक प्लास्टिक डोर रहते हैं जो अपन लोग बाथरूम वगैरह जैसे जहाँ पानी का कांटेक्ट ज़्यादा रहता है अपना, अपन वहाँ पे पीवीसी डोर प्रोवाइड कर देते हैं डब्ल्यूसी वगैरह के पास। इसको बोलते हैं डोर फ्रेम। डोर फ्रेम जो कि अपन के डोर को उस पर फ्रेम होता है एक, जिस पे अपन हिंजेस के थ्रू डोर को अपने को फिट करते हैं, उसको बोलते हैं डोर फ्रेम। डोर फ्रेम में 2 जैम्स होते हैं और एक सॉफिट होता है जिसको हेडर भी बोलते हैं ऊपर। फिर ये डोर फिटिंग आइटम्स हैं जिसमें आइटम्स में अपना डोर स्टॉपर हो जाएगा, टावर बोल्ट आते हैं और हिंजेस होता है जिसपे फिक्स्ड रहता है डोर, और ये डोर क्लोज़र होता है जो डोर के पीछे लगाया जाता है डोर ऑटोमेटिक बंद करने के लिए। और फिर एल ड्रॉप होता है जिसको हिंदी भाषा में अपन जनरली कुंदी के नाम से जानते हैं। ये विंडो है। विंडो अलग अलग टाइप्स की विंडो होती हैं, जैसे मेटल विंडो हो गया, एल्यूमिनियम विंडो हो गया ये, और स्लाइडिंग विंडो हो गया ये सब। जहाँ तक कि एल्यूमिनियम विंडो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम विंडो की इसका पूरा फ्रेम और पूरा जो भी पार्ट्स होगा वो एल्यूमिनियम का बना होगा, और इसमें ग्लासेस लगे होंगे, इसमें रेल्स जो होती हैं वो बॉटम में रेल्स होती हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। माय नेम इज़ प्रशांत सिंह। आई बिलोंग्स टू उन्ना, हिमाचल प्रदेश। और आज मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ जो कि है प्रेजेंटेशन ऑन प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग वर्क। तो इसमें हमने इंडेक्स बनाया है। पहले हम करेंगे प्लास्टर, फिर करेंगे वाइट वॉश, फिर करेंगे पुट्टी, फिर करेंगे प्राइमर, फिर करेंगे इंटीरियर पेंट, फिर करेंगे एक्सटीरियर पेंट। तो प्लास्टरिंग क्या होता है? प्लास्टरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द रफ सरफेस एंड अनइवन सरफेस। इसे हम प्रोवाइड करते हैं कि जो ब्रिक वर्क हमने किया है और प्लेन सरफेस आने के लिए। टाइप्स ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर होता है 3 टाइप्स में, 6 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर एंड 15 mm प्लास्टर। 6 mm प्लास्टर है इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग एंड कंक्रीटिंग वर्क। ये जो है इसकी रेशियो हम रखते हैं 1:3 से लेके 1:4। 12 mm प्लास्टर। 12 mm प्लास्टर इज़ यूज्ड फॉर इंटीरियर वॉल्स एंड स्मूथ सरफेस। ये यूज़ किया जाता है, जैसे ये आप देख रहे हो कि जैसे ये स्मूथ सरफेस है वॉल्स का जो मैसन के अंदर की साइड होता है, तो हम यहाँ पे ये प्लेन सरफेस के लिए 12 mm का प्लास्टर यूज़ करते हैं। इसकी रेशियो हम रखते हैं 1:4 से लेके 1। नेक्स्ट है 15 mm प्लास्टर। 15 mm प्लास्टर इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल वॉल्स एंड रफ सरफेस वॉल। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये रफ सरफेस वॉल है, तो इस पर हम क्या है कि 15 mm का प्लास्टर यूज़ करेंगे। इसकी रेशियो हम रखेंगे 1। वाइट वॉश। वाइट वॉश इज़ ए लिक्विड कंपोजिशन फॉर वाइटनिंग द सरफेस। इसे हम क्या है कि वाइटनिंग लाने के लिए अपनी वॉल्स पर यूज़ करते हैं। पुट्टी। पुट्टी हम यूज़ करते हैं जो कि हम इसका हम प्लास्टर करते हैं ना, तो उसके होल रह जाते हैं, तो उन सब को कवर करने के लिए हम पुट्टी जो है प्रोवाइड करते हैं। ये हम प्राइमर से पहले प्रोवाइड करते हैं। प्राइमर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेंट। ये भी एक पेंट की तरह ही होता है। इसे हम पेंट से पहले करते हैं क्योंकि पेंट को अच्छा बेस प्रोवाइड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेंट के बारे में, जो पेंट है वो हम दीवारों पे जो है प्लास्टिक इमल्शन पेंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इजीली वॉश हो जाता है। जैसे हम इसके ऊपर दीवार के ऊपर दाग वगैरह लग जाए कोई, तो हम इजीली इसे वॉश कर सकते हैं। तो ये हम क्या है एक्सटीरियर पेंट क्या है? एक्सटीरियर पेंट इज़ ये जो है वेदरिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे सनलाइट हो गई, यूवी रेज हो गई, फिर रेन का हो गया, ये सब को जो है सहन कर सकता है, इसलिए हम इसे एक्सटीरियर पेंट यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर हम डार्क पेंट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर पेंट। इंटीरियर पेंट्स आर यूज एस्थमेटिक एंड डेकोरेटिव पर्पसेज। ये हम
इंटीरियर वॉल्स के ऊपर यूज़ करते हैं। और ये जो पेंट है हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं ताकि हमें अंदर जो है लाइट अच्छी आए। Good morning, sir, and good morning to all my batchmates. My name is Anas Jahangir, and I am an MTech engineer, passed out in 2019 from Gautam Buddha University. So today अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, बैक फिलिंग टू फ्लोर पीसीसी तक जाएंगे। So जो हमारे स्टेप्स चलेगा इसमें, जो हमारा जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है NGL टू DPC। फर्स्ट हमारी वन लाइन ब्रिक वर्क आती है, उसके बाद ग्राउंड बीम आती है, उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम एंड देन DPC। सो फॉर बैक फिलिंग जब हम हमारी फुटिंग कास्ट होने के बाद जो हम एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेशन को क्लोज करने के लिए हम बैक फिलिंग करवाते हैं। तो उसमें जो हम एक्सेल में जो पहले हम एंट्री करवाते हैं, उसके लिए पहले हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग कैलकुलेट करनी होती है। एंड उसका फॉर्मूला ये है, टोटल क्वांटिटी ऑफ टोटल एक्सकेवेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ PCC जो हम फुटिंग के नीचे लगाते हैं PCC, प्लस उसके बाद जो हम सैंड प्रोवाइड करते हैं वो उसकी थिकनेस, एंड उसके बाद फुटिंग प्लस पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीट, फुटिंग का कंक्रीट एंड पेडेस्टल कॉलम का कंक्रीट। फिर उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.35, क्योंकि इसमें हम लेके चलते हैं 30% एंड 35% एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे उसमें वॉइड्स भी हो सकते हैं जो कि जब हम उसको बैक फिल करेंगे, बैक फिल करने के बाद में हमारे अगर वो वॉइड्स बाद में जो हैं क्लोज होते जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद कुछ क्लोज हो जाते हैं। इसलिए बैक फिलिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, रैमिंग एंड वाटरिंग करते हुए चलते हैं 20 सेंटीमीटर की लेयर्स पे, मतलब 20 सेंटीमीटर्स लेयर्स पे हम अपनी सॉइल डालते हुए चलेंगे। उसके बाद उसमें रैमिंग एंड वाटरिंग करते हुए चलेंगे। इतना करने के बाद फिर हमारी स्टार्ट होती है वन लाइन ब्रिक वर्क। सो वन लाइन ब्रिक वर्क हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड बीम के नीचे प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब ना हो जाए बीम के अंदर। जब हम बीम को कास्ट करते हैं तो बीम को कास्ट करते वक्त उसका वाटर सीमेंट रेशियो नीचे ना चला जाए, सॉइल इसको एब्जॉर्ब ना कर ले, इसलिए हम ब्रिक वर्क पहले लेके चलते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क। एंड उसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस तरीके से है, नंबर ऑफ क्लियर स्पैन हम देख लेंगे ड्राइंग के अंदर कितने हैं, फिर क्लियर स्पैन की जो लेंथ है वो लिख लेंगे एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद विड्थ, बीम के विड्थ, एंड जो हमारी वन लाइन ब्रिक वर्क की हाइट है, थिकनेस है, तो 0.1 ही रहेगी वो, जो कि हमारी एक ब्रिक की हाइट रहती है। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, नंबर इंटू L इंटू W इंटू H, एंड यूनिट हमारी क्यूबिक मीटर में रहेगी। उसके बाद हम ग्राउंड बीम कास्ट करते हैं अपनी। तो ग्राउंड बीम कास्ट करने के लिए, ग्राउंड बीम बेसिकली हम इसलिए कास्ट करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी जो सुपर स्ट्रक्चर की वॉल्स होती हैं वो लेके चलते हैं। तो सारा जितना भी सुपर स्ट्रक्चर की वॉल का जो वेट आता है, ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो ग्राउंड बीम के ऊपर, एंड ग्राउंड बीम उसको बाद में जो है फुटिंग तक पहुंचाती है। तो ग्राउंड बीम हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं। इसके भी कैलकुलेशन करने का सेम ही फॉर्मूला है जो कैलकुलेट हम करेंगे एक्सेल के ऊपर, इंटू L इंटू W इंटू H, जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ क्लियर स्पैन इंटू बीम विड्थ इंटू बीम हाइट, और यूनिट हमारी क्यूबिक मीटर में रहेगी। फिर उसके बाद हमारी ग्राउंड बीम शटरिंग आती है। ग्राउंड बीम शटरिंग को कैलकुलेट करते हैं हम हमारे अपने एस्टिमेशन के अंदर, शटरिंग भी लेके चलते हैं कंक्रीट के अलावा भी साथ में। सो ग्राउंड बीम शटरिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। 2 फेजेस पे ही प्रोवाइड करते हैं, एक इस फेज पे एंड दूसरी हमारी अपोजिट फेज के ऊपर। नीचे हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि हमने उसमें वन लाइन ब्रिक वर्क करा हुआ है, तो उसमें नीचे प्रोवाइड नहीं करेंगे, 2 साइड में 2 फेज में प्रोवाइड करेंगे। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर हमारा ये फॉर्मूला बनता है। एक फेज का जो उसमें एरिया आएगा, शटरिंग में हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मीटर में, तो इसमें हम शटरिंग में अपना एरिया निकालेंगे। एक फेज का, हमारे 2 फेजेस हैं, तो एक फेज का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसको L इंटू L ये हो गई हमारी, और जो शटरिंग की हमारी हाइट हो गई वो, तो L इंटू H एक शटरिंग का एरिया हो गया पूरा, L इंटू H, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा एक साइड की शटरिंग का। फिर हमारी टोटल नंबर ऑफ शटरिंग है 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, तो n नंबर ऑफ शटरिंग इंटू 2 इंटू L इंटू H, हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ शटरिंग इस तरीके से निकल जाएगी स्क्वायर मीटर। ब्रिक वर्क अप टू DPC शटरिंग ग्राउंड बीम के बाद हम जो है अपनी ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। सो ब्रिक वर्क का जो हाइट होती है उसको निकालने के लिए वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर 0.9 मीटर की प्लिंथ लेवल लेके चल रहे हैं इसमें हम,
फ्लोर हाइट लेके चल रहे हैं, सॉरी, जो फ्लोर पीसीसी की हाइट है हमारी वो हम 0.9 मीटर लेके चल रहे हैं। सो हमें निकालनी है इतनी ब्रिक वर्क। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए 0.9 माइनस 0.1 हमारी ब्रिक वर्क एंड हमारी बीम की हाइट जो कि 0.35 थी एंड माइनस अपनी जो डीपी से हम प्रोवाइड करेंगे उसकी हाइट। तो हम इतना कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी ब्रिक निकल के आ जाएगी ब्रिक वर्क। और ब्रिक वर्क जो हम प्रोवाइड करेंगे उसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे बीम के बराबर ही। सो टोटल क्वांटिटी हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर से मल्टीप्लाई कर फिर ब्रिक वर्क प्रोवाइड करने के बाद हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। फॉर ग्राउंड बीम का भी यही फंक्शन होता है, वो भी सीपेज नहीं होने देती है। सीपेज कैपिलरी एक्शन के कारण जो हमारी सीपेज आ जाती है दीवार के अंदर वो नहीं आने देती है, लेकिन डीपीसी भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम डीपीसी भी दे देते हैं। सो डैम प्रूफ कोर्स जो है हमारी हम 50 mm की देके चलें इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने, और कंक्रीट लेंगे। नेक्स्ट फिर बिटुमिन कोट प्रोवाइड कर देते हैं। बिटुमिन कोट फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, वही कि जितना हमारे ग्राउंड से सीपेज ना हो, ऊपर की तरफ ना चढ़े कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो हम और ज़्यादा बिटुमिन कोट जो है और प्रोवाइड कर देते हैं। उसको भी हम लेके चलते हैं अपने स्क्वायर मीटर में, एरिया में लेके चलते हैं। बिटुमिन प्रोवाइड करने के लिए पहले क्या करना होता है आपको कि सही से उसको साफ कर लें सरफेस को, कैरोसिन से एंड क्लोथ से सही से उसको क्लीन कर लें, फिर प्रोवाइड करें उसको। सब स्ट्रक्चर पार्ट में हमें कॉलम भी कास्ट करते हुए चलना है साथ के साथ। जो हमने नीचे फाउंडेशन में हमने पेडिस्टल कॉलम दिया है उसको भी हमें ऊपर लेकर के आना है कनेक्ट करते हुए, तो उसके लिए भी हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम प्रोवाइड करने के लिए पहले हमें शटरिंग प्रोवाइड करनी होती है कॉलम की। सो कॉलम की शटरिंग का जो हमें फिर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने एस्टिमेशन के लिए। तो कॉलम की शटरिंग का एरिया सिंपल है कि इसमें हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब हमारी जो कॉलम की डायमेंशन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जो हमारा कॉलम गिवन है वो गिवन है इसमें, सॉरी, जो कॉलम की डायमेंशन है उन्हें कैलकुलेट कर लीजिए आप इसके अंदर, जो कॉलम का जो पेरीमीटर होगा एंड उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा उसके अंदर एरिया निकल के आ जाएगा शटरिंग का, कितनी शटरिंग आपको देनी। उसके बाद उसके कॉलम कास्ट करने के बाद में उसके बाद में हम प्लिंथ फिलिंग करेंगे अप टू डीपीसी बॉटम। जैसे हमने बैक फिलिंग की थी फाउंडेशन के टाइम पे, ऐसे ही हम जो है इसमें प्लिंथ फिलिंग करवाएंगे डीपीसी बॉटम तक। सो डीपीसी बॉटम तक इसमें फिलिंग करवाने के लिए ये हमारी ड्राइंग है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इसको प्लिंथ फिलिंग जो हमें करवानी है इसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करने के लिए अपनी ड्राइंग का यूज़ करेंगे। जो हमारी ड्राइंग गिवन थी इसमें A1 A2 एरिया गिवन थे, तो हम उसके बाद में अपना इनपुट दे देंगे एक्सेल के अंदर, वो आपको वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस रखेंगे हम, जैसे कि हमने बैक फिलिंग में करा था कि 20 सेंटीमीटर्स की लेयर्स होंगी, उसको वाटरिंग करेंगे, रेमरिंग करेंगे हर एक 20 सेंटीमीटर की लेयर पे, और ताकि वॉइड्स उसके क्लोज हो जाएं, क्लोज करने के लिए। लास्ट में हम मार्जिन छोड़ के चलते हैं। डीपीसी जब हम प्रोवाइड कर देते हैं तो मार्जिन छोड़ के चलते हैं। बैक फिलिंग प्लिंथ फिलिंग के वक्त मार्जिन छोड़ के चलते हैं ताकि हम फ्लोर पीसीसी दे सकें अपनी। जो हमारी फ्लोर पीसीसी की थिकनेस है उसका मार्जिन देने के लिए हम इसमें अपना मार्जिन लेके चले हैं। हमने 100 mm की पीसीसी फ्लोर पीसीसी दी है। फ्लोर पीसीसी का वर्क ये होता है कि आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है जब आप अपनी स्लैब कास्ट करते हैं, तो वर्टिकल प्रॉप्स खड़े करने के लिए आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है। तो उसके लिए हम अपनी फ्लोर पीसीसी डालते हैं, स्टेबल सरफेस मिल जाती है। इसमें हमने अपनी 100 mm की हमने अपनी पीसीसी ली है एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम हम उसी एरिया वाली ड्राइंग का यूज़ करा है हमने, जिसमें कि A1 A2 सारे हमें एरियाज गिवन है सारी बीम्स के, ग्राउंड बीम्स के साथ में। वो एरिया कैलकुलेट करने के बाद में एक्सेल में इनपुट कराना है हमें सीधा एक्सेल में इनपुट कराने के लिए एरिया कैलकुलेट करा एंड उसके बाद में हमने फ्लोर पीसीसी की अपनी हाइट ली थी 100 mm। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड टोटल हमारी फ्लोर पीसीसी निकल गया। जय ओके, थैंक यू। Hello engineers. Hello. Good morning sir. Good morning everyone. First my name is Bipin Kumar. I belong to Agra. और आज I will be discuss for my presentation what is estimation. एक्चुअल में एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन ये हमारा इंडेक्स है, तो जो हमारे पॉइंट हैं इसके सारे अंडर में आ रहे हैं ये सब एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में क्या होता है कि एस्टिमेशन एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में रोज़ करते हैं
और अगर मैं चाहूँ आज मुझे यहाँ से आगरा जाना है तो आगरा में पहले अपना बजट देखूंगा, कितना खर्चा आ रहा है, कितना क्या है, बस का कितना रेंट है, क्या है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना बजट निकाल लेते हैं कि हमें ये करना है। यही हमारा एस्टिमेशन होता है। डिटेल ऑफ मेजरमेंट सर, जो हमारा एस्टिमेशन है उसकी जो मतलब हम साइट क्लीनिंग करते हैं, साइट क्लीनिंग करते हैं तो उसका हम स्क्वायर मीटर में पूरा मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा मतलब पुट करना होता है हमें एक्सेल में पुट करना होता है सीरियल डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, जो यहाँ पे लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू टोटल, ऐसे करके जो हमारी वैल्यू पुट हो जाती है। फिर ये साइट क्लीनिंग क्या होता है? साइट क्लीनिंग, साइट बिफोर क्लीनिंग। साइट पे बहुत सारी ग्रास और पेड़, बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है, तो हमें वो सब क्लीन कराना होता है। तो क्लीन कराते हैं तो इसको हम अप्रोक्स 50 मीटर दूर जाके फेंकते हैं। उसका जो हमें मतलब SOR में गवर्नमेंट उतना पे करती है, हमारा जो बिल ऑफ क्वांटिटी में। तो साइट क्लीनिंग होने के बाद आफ्टर साइट क्लीनिंग साइट हमें ऐसा दिखेगा, ओवरऑल व्यू जैसा आफ्टर साइट क्लीनिंग। फिर इसका ये दिखेगा एक्सकवेशन। चलिए अब इस पे बात करते हैं, एक्सकवेशन होता क्या है। एक्सकवेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक ड्राइंग मिलती है, ड्राइंग में हमारा एक प्लान होता है। हम लेआउट करते हैं सबसे पहले, सेंटर लाइन लेआउट उसे बोलते हैं, सेंटर लाइन लेआउट। तो इसमें पूरा हम लेआउट जो हमारा थ्रेड है, नेल्स है, उसका जो पूरा मतलब मेजर करके हम उसका चूना वगैरह से पूरा लेआउट कर लेते हैं। लेआउट करने के बाद फिर इसकी हम करते हैं खुदाई, नेक्स्ट कटिंग की खुदाई करते हैं। तो खुदाई में लेते हैं हम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, है ना, उस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं। फिर इसमें जो हमारी सारी फुटिंग की खुदाई हो जाती है, फिर उसमें हम देखते हैं जो हमारा सेंटर लाइन लेआउट है उस पर हम कॉलम के सेंटर के लिए एक भुर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये होती है भुर्जी होती है। इसका मतलब मेन पर्पस क्या है, हम इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका मेन पर्पस यही है जो हमारे कॉलम्स होंगे उनके सारे सेंटर हमें अच्छे से मतलब मेजर कर सकें। इसी वजह से हम दोनों तरफ भुर्जियाँ प्रोवाइड करते हैं। सैंड फिलिंग एक्चुअल में क्या होता है, हमारा मतलब फुटिंग है, हमने खुदाई कर ली, हमारा मतलब कंप्लीट हो गया। फिर सबसे पहले हम सैंड फिलिंग करेंगे, इसमें सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग के बाद पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी इसे 4 से 6 इंच अप्रोक्स इसकी थिकनेस लेते हैं। फुटिंग कंक्रीट में हमारे जो हमने अभी तक सैंड फिलिंग कर लिया, पीसीसी कर लिया, इसके बाद जो हम फिर उसका मतलब प्रोसीजर आगे होता है कंस्ट्रक्शन वाला हमारा फुटिंग कंक्रीट में। फिर इसमें कुछ फाउंडेशन भी होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं, जिसमें हमारा शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन होता है जिसकी हम खुदाई कम करते हैं, उसे शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और डीप फाउंडेशन, इसमें 2 फाउंडेशन और भी आ जाते हैं, पाइल फाउंडेशन है, पियर फाउंडेशन है। तो पाइल फाउंडेशन अप्रोक्स ब्रिज वगैरह में जो मतलब उसमें प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग शटरिंग जितना हमने पीसीसी वगैरह वो सब कुछ दे रखा है। उसके बाद जो हमारे ये कवर ब्लॉक है, ये फुटिंग शटरिंग हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा कंक्रीट है जो हम अपने फुटिंग में लगा रहे हैं वो कंक्रीट हमारा इस शेप में आए। जिस शेप की हमारी फुटिंग होगी उस हिसाब से मतलब हमारा कंक्रीट बिगड़े ना, पूरा मतलब इसी शेप में आए। फिर आता है हमारा पेडिस्टल कॉलम। चलिए इसे देखते हैं, पेडिस्टल कॉलम क्या होता है। जो हमने अभी शटरिंग में कवर ब्लॉक लगाए थे वो हमारा फुटिंग होता है। एक्चुअल में फुटिंग कई टाइप की होती है, रेक्टेंगल फुटिंग होती है और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होती है। तो जो हमारी जो फुटिंग है इसके ऊपर आता है हमारा पेडिस्टल कॉलम। ये हमारा पेडिस्टल कॉलम है और ये हमारी पेडिस्टल कॉलम की शटरिंग है। शटरिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो हमारी चारों साइड से सम लेते हैं, हाइट ऑफ पेडिस्टल ऑफ कॉलम, चारों साइड की सम इनटू हाइट ऑफ पेडिस्टल कॉलम, ये सब करके ऐसे मेजर कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आता है हमारा बैक फिलिंग में क्या होता है, हमारा जितना भी हमने मतलब फुटिंग की खुदाई की, इतना प्रोसेस हमारा पूरा हो गया पेडिस्टल कॉलम तक, है ना। ये सब करने के बाद फिर हमने जो खुदाई की है ना, इसे पूरा मतलब बैक फिलिंग करते हैं। जो जितनी भी हमने खुदाई की है वो सॉइल को फिर से फिल करते हैं उसमें, और जो मतलब हमारी जितनी हम अप्रोक्स निकालते हैं खुदाई की है उससे मतलब पूरी एकदम लेवल कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन के बारे में। तो हमने जो 15 दिनों में ये पिछले हमारे गुजरे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हमने क्या सीखा और हम एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं। तो एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो एस्टिमेशन क्यों करते हैं, बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन एक
अपना एक्चुअल वैल्यू के पास में होता है कि हाँ कि हमारा एस्टिमेशन लगभग इतना आएगा, तो हम उससे जानकारी ले लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। एस्टिमेशन करते कैसे हैं? एस्टिमेशन करने के लिए ये तो है नहीं बिल्डिंग में एक मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल बहुत हैं, और अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत सी कठिनाई आएंगी हमें एस्टिमेशन करने के लिए। लेकिन जो हमने 15 दिनों में सीखा है कि हम बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे एस्टिमेशन में आसानी हो जाए। और ये कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एस्टिमेशन में मेजर कैसे करते हैं, जैसे कोई मेंबर अलग अलग हैं, सब मेंबर अलग हैं, बीम है, वॉल है और तुम्हारा फ्लोरिंग है और स्टील है, तो सबके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ें होती हैं कि उसमें विड्थ और डेप्थ कांस्टेंट मान लेते हैं, तो उसे हम मेज़र करते हैं रनिंग मीटर में, और एरिया को हम करते हैं स्क्वायर मीटर में, मास को किलोग्राम में, और नंबर्स के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं कि नंबर्स में आती हैं तो उसको हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक टेबल बनाते हैं हम, जिस टेबल में हम कैलकुलेट करते हैं कि हम अपना जो भी हमारे मटेरियल हैं, क्वांटिटी हैं, उसको एक एस्टिमेशन शीट में रख के हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पहली हमारी टेबल है और इसमें क्या करते हैं हम कितना मटेरियल लगा है, कितनी क्वांटिटी है और किस में मेजर किया गया है, उस चीज़ को उस फर्स्ट टेबल में लिखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस टेबल से जो हमारा डाटा है उस डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करके हम एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं। उस शीट में उस डाटा को लाते हैं और जिस हिसाब से हमें मटेरियल के पैसे मिलते हैं उस हिसाब से हम इसको उसमें भर के और DSO से वैल्यू लेके हम एस्टिमेट उसमें बिल ऑफ क्वांटिटी बना लेते हैं उसका। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइट क्लीनिंग करते हैं। उस साइट क्लीनिंग के लिए जो हम मेज़र करते हैं उसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं कि जब हम साइट पर जाते हैं, बहुत सा कचरा होगा, कबाड़ा होगा या मड हो रहा होगा, तो उसको साइट क्लीनिंग करते हैं और जो भी हमारा प्लॉट का साइज होता है उससे हम 1-1 मीटर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अगर हमारे पास जगह है। तो नहीं है तो फिर हम जितना हमारा साइज है उसमें करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा साइट क्लीनिंग। और फिर होता है साइट लेआउट। साइट लेआउट में क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग को हम साइट पर उतारते हैं। और ये भी कुछ इक्विपमेंट हैं जो हमें साइट क्लीनिंग में लगते हैं, जैसे ये टेप हो गया, ये पिन हो गई, और ये चूना हो गया, और थ्रेड हो गई, और ये हमारा क्या है, ये हमारी साइट है और ये क्या हमारी ड्राइंग है। तो हमने क्या करा लेआउट में, जो हमारी ड्राइंग थी उसको ही साइट पर उतार दिया। नेक्स्ट है एक्सकवेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमने लेआउट करा है उसको हम एक्सकवेट करते हैं। जैसे भी करना है वो डिपेंड करेगा कि हाथ से करवाना है या मशीन से करवाना है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। फिर है सैंड फिलिंग्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा एक्सकवेशन हो गया उसके बाद हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं, ये फुटिंग के नीचे करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि ये जो हमारी फुटिंग है उसको कुशन प्रोवाइड करता है, कुशन की तरह। कि हमारे अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आएंगे तो फुटिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या कर देते हैं, हम नीचे 100 mm की सैंड फिलिंग कर देते हैं। और इसको भी क्या में नापते हैं हम, स्क्वायर मीटर। और फिर सैंड के ऊपर PCC कर देते हैं 100 mm की। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो स्टील अपना रखेंगे वो हमारा सॉइल का कॉन्टैक्ट बना हो और हमें हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए फुटिंग के लिए। फिर हम उसमें अपना स्टील लगाते हैं। स्टील लगाने के बाद उसकी शटरिंग करते हैं और अच्छे से कॉलम का अच्छे से फिट करते हैं, जिससे कि कॉलम हमारा डिसबैलेंस ना हो। और फिर एक कंक्रीटिंग। कॉलम की स्टील बांधने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें कंक्रीट करते हैं। ग्राउंड बीम हम क्यों देते हैं, ग्राउंड बीम का फंक्शन होता है कि हमारा जो लोड है अच्छी तरह से फुटिंग में चला जाए, वो एक UDL की फॉर्म में फुटिंग में जाए, ना कि एक पॉइंट लोड की फॉर्म में। ग्राउंड बीम देने के बाद में हम 1 ब्रिक की लेयर देते हैं। उसमें लेयर देने के बाद में हम उसमें
उसके ऊपर डीपीसी देते हैं। डीपीसी के बाद में हम बिटुमेन की कोटिंग करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग में हम फ्लोर पे पानी वगैरह है वो सीपेज होके हमारे सुपर स्ट्रक्चर में ना जाए, इसलिए हम क्या कर देते हैं वहाँ डीपीसी और बिटुमेन की कोटिंग कर देते हैं। थैंक यू। Good morning everyone. Good morning sir. My name is Ravi Ranjan and I am from Saharsa, Bihar, and I have done my BTech from Accredited Institute of Management and Technology, Greater Noida in 2018. Today I am going to present on the estimation and the planning guided by the Gajendra Singh sir. Today is my presentation on the slab concrete and the slab beam. What is concrete slab? Concrete slab very common and important structural element. It is a horizontal structural component with top and bottom surface parallel to nearer. Concrete slab construction. Concrete floor slabs may be in situ और prefabricated. ये slab concrete जो है हमारा या तो in situ हो सकता है या पहले से prefabricated हो सकता है। इसमें क्या है कि हमारा जो slab का जो टाइप है conventional slab जो हम जनरली यूज करते हैं, जो beams and columns पे रेस्ट किया होता है, और इसकी थिकनेस जो है हमारी बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू द height, depth of the slab. Based on the length and the width, conventional slab is classified into two types, one way slab and the two way slab. One way slabs क्या होती है, लेंथ मतलब लॉन्गर स्पैन और जो शॉर्टर स्पैन की रेशियो है, जो अगर लेस देन 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है तो उसे वन वे स्लैब कहते हैं, और अगर लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन की जो रेशियो है वो अगर लेस देन 2 है तो उसे हम टू वे स्लैब कहते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी है स्लैब बीम है और ये स्लैब कंक्रीट है। यहाँ पे स्लैब बीम है और ये स्लैब कंक्रीट है। स्लैब बीम और स्लैब कंक्रीट जो है वो हम दोनों साथ में कास्टिंग करते हैं ऑन साइट। अब जैसे हमारा शटरिंग है, शटरिंग क्या है, शटरिंग इज टेम्पररी अरेंजमेंट। टेम्पररी अरेंजमेंट है, फ्रेमवर्क है मेड अप ऑफ प्लाईवुड, स्टील एंड वुड प्रोवाइडेड अगेंस्ट टू सपोर्ट बीम कॉलम स्लैब इन वेट कंक्रीट अप टू द पीरियड्स व्हेन इट गेन्स डिजायर्ड स्ट्रेंथ। तो शटरिंग हम वही प्रोवाइड, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो शटरिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा कोई बीम है, स्लैब बीम है, उसका हमने सेक्शन कट किया है। ये हमारी होगी आउटर फेस, ये हमारा हो गया इनर बीम, ये आउटर बीम, ये आउटर बीम। जब आउटर बीम में अपन शटरिंग प्रोवाइड करेंगे तो जो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में होगा वो चीज़, उसमें हम पूरा शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब हम इनर बीम में जब हम प्रोवाइड करेंगे शटरिंग, तो बस ये स्लैब थिकनेस जो है वो डिडक्ट हो जाएगी उसमें। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, हमारा जो टोटल इस बीम की जो वो है डायमेंशंस है 350 mm बाय 250 mm, और स्लैब की थिकनेस है हमारी 100 mm। जब हम आउटर बीम में आउटर में जब हम शटरिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोवाइड करेंगे 350 mm की, फिर 250 mm की और 250 mm, इसकी हम पेरीमीटर ले लेंगे टोटल। और जब इनर में करेंगे तो इसमें 250, 250, 250, इसमें स्लैब की थिकनेस जो है डिडक्ट हो जाएगी। जैसे टिम्बर है, प्लाईवुड है, फॉर्मवर्क में यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। फॉर्मवर्क में प्लाईवुड, स्टील, कंबाइंड वुड, स्टील। टिम्बर इज नॉर्मली यूज्ड एज फॉर्मवर्क, नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत सस्ता होता है। बट क्या होता है कि टिम्बर में क्या होता है कि उसकी लाइफ शॉर्ट स्पैन की होती है, और जो हमारी स्टील की होती है उसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जिससे हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी आती है, शटरिंग की फिनिशिंग अच्छी आती है, कंक्रीटिंग की फिनिशिंग अच्छी आती है, जो एस्थेटिक लुक भी देता है और अच्छा लगता है देखने में भी। कुछ चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट फॉर आरसीसी स्लैब्स एंड बीम्स। ये चीज चेकलिस्ट है जो हमको चेक करनी होती है जब हम स्लैब कास्ट करते हैं चाहे बीम कास्ट करते हैं, तभी क्या क्या है, स्लैब थिकनेस एंड बीम डेप्थ शुड बी चेक्ड, चेक करनी है हमको। स्लैब थिकनेस लेवल शैल बी मार्क्ड विद नेल्स ऑन द पेरिफेरल बीम्स आउटर। नेल से हम फिक्स कर लेते हैं कहाँ हमारी बीम्स आएंगी, सॉरी स्लैब्स आएंगी। बीम टू बीम मेजरमेंट शैल बी चेक्ड एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। बीम्स बॉटम्स लाइन लेवल एंड विड्थ शुड बी चेक्ड। Reinforcement shall be checked for beams and slab as per RCC drawings. Concreting shall be done for the beam first and then slab. पहले बीम की कास्टिंग वो करेंगे, कंक्रीटिंग फिर स्लैब की करते हैं, वैसे दोनों तो साथ में ही करते हैं। Carpenter shall be present below the slab shuttering during the concrete to ensure the tightness of the formwork. जो फॉर्म हम अच्छे से लगाए कि टाइट से लगाए कि नहीं, कोई उसमें वो तो नहीं है, लूज तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं। पैकिंग बिलो सपोर्ट्स प्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड, इफ नॉट सिंगल वुडन प्लैंक शुड बी इंसर्टेड। अगर मान लो प्रॉप्स हमने अच्छे से नहीं लगाई और नीचे से लूज हो गया हमारा, तो एक वुडन प्लैंक हम देके फिक्स करते हैं उसको। प्रॉपर कवर शैल बी चेक्ड फॉर स्लैब्स।
कवर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमको चेक करनी होती है कि कितना कवर देते हैं। अब ये चीज़ देखो डीशटरिंग का क्या है, टाइम फॉर रिमूवल ऑफ फ्रॉम वर्क, कब हम रिमूव करते हैं। डीशटरिंग पीरियड शुड बी relates to the maturity of concrete and depends on the ambient temperature। डीशटरिंग हमारा बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं वैसे। फॉर्म वर्क shall be struck until the concrete has reached strength at least twice the stress of which the concrete may be subjected at the time of removal। फॉर्म सेल नॉट स्ट्रेंथ, तब तक हम जब तक डीशटरिंग नहीं करेंगे जब तक हमारा ये डिजायर्ड स्ट्रेंथ कम से कम 2 टाइम्स जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर ले हमारा, उसके बाद ही हम डीशटरिंग करेंगे एज पर द IS। उसके हिसाब से जो है ये हमारे पास टाइम ऑफ रिमूवल्स है, कुछ कोड्स हैं जैसे वॉल्स, कॉलम्स एंड वर्टिकल साइड्स ऑफ बीम 24 to 48 है, ये हमारा मिनिमम टाइम है, इससे पहले अपन नहीं करेंगे, इसके बाद कर सकते हैं। स्लैब्स प्रॉप्स अंडर लेफ्ट 3 डेज है। बीम सॉफिट प्रॉप्स लेफ्ट अंदर में प्रॉप्स लगी हुई है 7 डेज। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लैब, अगर स्पैन हमारी 4.5 मीटर से कम है तो 7 डेज, अगर स्पैन हमारी 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 डेज। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज, स्पैन अगर 6 मीटर से कम है तो 14 डेज, ये हम आर्चेज में बात कर रहे हैं, आर्चेज जो अपन वो करते हैं कास्ट करते हैं उस वक्त। और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो वो 21 डेज हम ये डीशटरिंग टाइम है हमारा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट बारी बारी से प्रेजेंटेशंस, इतना शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को डिलीवर कर रहे थे, और ये कॉन्फिडेंस उनको जो आया है 15 दिन के बाद, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में आप अगर ऐसा ही कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 9111001234 पर और अपनी सीट आने वाले 1 जनवरी के बैच में जल्दी बुक कराइए। इसी के साथ में नए अपडेट के साथ आपको फिर मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।